अध्याय 9 क्षेत्रमिति 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 8 सत्र 2024-25। बच्चों, क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रेखाखंडों से बनी आकृतियों जैसे कि त्रिभुज, वर्ग, आयत, जो दो विमीय आकृतियां हैं यानी कि जिनमें लंबाई और चौड़ाई होती है, उनके क्षेत्रफल, परिमाप ज्ञात करते हैं। इसके अतिरिक्त त्रिविमीय आकृतियां यानी जिन्हें 3D आकृतियां भी कहा जाता है, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 3D आकार। 3D आकार ऐसी आकार होते हैं जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं, जबकि 2D आकार में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक आयत है जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन मोटाई ना के बराबर है। जबकि यहाँ पर देखिए घन है, या यहाँ पे आप रबर देख पा रहे हैं, इस रबर में भी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है, यानी तीन चीजों से मिलकर बनी है। तो ये त्रिविमीय आकृतियां होती हैं और 2D आकृति जो होती हैं उनमें लंबाई और चौड़ाई होती है। इस पाठ में हम 2D और 3D आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन निकालना सीखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उसका आयतन 1000 गुना हो जाएगा। एक घन मिलीमीटर किसके बराबर होता है? तो 0.001 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1.6। एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल होगा 240 वर्ग सेंटीमीटर। यदि एक घनाभाकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 2 मीटर है, तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 9 वर्ग मीटर। प्रश्न क्रमांक 6, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। घात 2 को वर्ग पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखें, यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं बोला गया है, यहाँ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कोई कमरा है मान लीजिए, तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जिस भी घन की बात हो रही है उसकी केवल 4 पृष्ठ यानी चारों तरफ की दीवारों का क्षेत्रफल है 600 वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे 4 आएगा, भुजाओं 4 गुना भुजा की घात 2। अब क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 600, तो हम पक्षांतरण करेंगे और 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग देंगे 600 में तो आ रहा है 150, और यहाँ घात 2 है तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। अब हम 150 का वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल आ रहा है 5√6 सेंटीमीटर, यानी घन की भुजा की लंबाई होगी 5√6 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2। तो यहाँ पहला विकर्ण D1 है, दूसरा विकर्ण D2 है बटे 2। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ, दूसरा विकर्ण की लंबाई हमने मान लिया कि y है। अब पक्षांतरण करेंगे तो ये 2 जाके 24 से गुणा करेगा और ये 8 इसके बटे में चला जाएगा, क्योंकि हमें y का मान निकालना है। तो 24 दूना 48 बटे 8, 8 के पहाड़े में 8 छंग 48, 6 बार में 48 आ रहा है, यानी दूसरे विकर्ण की भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r की घात 2h, जहाँ पर पाई जो है उसका मान होता है 22/7, r है त्रिज्या और h है ऊंचाई। तो r 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें,
और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दी है, तो हम यहाँ मान रख देंगे। अब देखिए 7 एकम 7, 7 से एक बार भाग गया 7 में और 3 बार भाग गया 21 में, 7 तिया 21, 22 का 3 से गुणा करा 66 और 20 का गुणा करा तो 400। अब 400 और 66 का गुणा करा तो आया 26,400 घन सेंटीमीटर। ये है बेलन का आयतन। इनमें से किन्हीं भी सवालों को अगर समझने में आपको कोई कठिनाई आती है तो मुझे कमेंट में सवाल शेयर करें, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने माना पहले घन की भुजा A है व दूसरे घन की भुजा B है, तो इनके आयतनों का अनुपात दिया है 1/64। अब यहाँ हम घन घात 3 हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में घनमूल का चिन्ह आ गया है। 1 का घनमूल 1 ही होता है, जबकि 64 का घनमूल निकालेंगे तो 4 प्राप्त होगा हमें। अगर आप चाहते हैं घनमूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है तो इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है चैनल पे, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। A का मान यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1 है, B का मान 4 है। अब दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा की घात 2। तो ये पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने दोनों का मान रख दिया है। तो 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 की घात 2 यानी कि 1 और 4 चौक 16, तो 1/16 या 1:16 होगा पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। एक भवन में 18 बेलनाकार खंबे हैं। प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो बेलनाकार खंबे की त्रिज्या R बराबर हमें दिया है 35 सेंटीमीटर। जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे तो 0.35 मीटर हो जाएगा। ऊंचाई मीटर में दी हुई है 5 मीटर। बेलनाकार खंबे का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, तो 2 पाई का मान होता है 22/7। R हमारे प्राप्त हो गया 0.35 और गुणा में 5 जो कि ऊंचाई दी गई है। इनका गुणा जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है 198 वर्ग मीटर। अब 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर खर्चा है तो 9 से गुणा कर देंगे तो खर्चा आएगा पेंट करने का 1782 रुपये। एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाभाकार डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है। डिब्बा P की विमाएं 3 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर है और डिब्बा Q की विमाएं यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा और क्यों? मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका कम होगा वो हमें बताना है, वही लाभदायक होगा। तो पहले डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने लगा दिया है। घनाभ के 488 वर्ग सेंटीमीटर है और डिब्बे Q का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर, यानी पहला डिब्बा बनाने में कम गत्ते की और कम लागत आएगी, इसलिए डिब्बा P लाभदायक रहेगा कंपनी के लिए। A भुजा वाले 6 घनों को मिलाकर निम्नानुसार 2 घनाभ बनाए गए हैं। घनाभ A और B के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए। बताइए किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो पहले घनाभ की देखिए, लंबाई है 6, चौड़ाई है A और ऊंचाई भी है A। यहाँ भुजा A दे रखी है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ हमने लिख लिया है। इसमें मान रख के आ रहा है 26 वर्ग इकाई। ये पहले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसी प्रकार से दूसरे घनाभ की यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है क्रमशः 3A और 2A। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हल करने पर हम निकाल पा रहे हैं 22 वर्ग इकाई। अब हम देख पा रहे हैं डिब्बा B का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, यानी दूसरा घनाभ का क्षेत्रफल कम होगा B वाले का। किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइलें हैं। प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर के हैं। 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए।
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एक टाइल का क्षेत्रफल, तो यहाँ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2। तो यहाँ पे हमने गुणा करके निकाल लिया है 252 वर्ग सेंटीमीटर। तब 40 टाइलों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 40 से गुणा कर देंगे तो 10,080 वर्ग सेंटीमीटर। अब 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस पर पॉलिश करने का खर्चा निकालने के लिए 2 से गुणा कर लेंगे क्षेत्रफल में, तो 20,160 रुपये कुल खर्चा आएगा पॉलिश का। अमन भी भुजा वाले 12 घनों को निम्नानुसार व्यवस्थित कर एक घनाभ बनाता है। उपरोक्त आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ निर्मित करने के लिए ए भुजा वाले 12 घनों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे? तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है। यहाँ पर लंबाई दी है 12 इकाई, चौड़ाई दी है 1 इकाई और ऊंचाई भी है 1 इकाई। तो उपरोक्त आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में मान रख दिया है और हल करने पर आ रहा है 50 वर्ग इकाई। प्रश्न में लिखा है न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ निर्मित करने के लिए किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे? तो यहाँ पे देखिए उस घनाभ की लंबाई होगी 3 वर्ग इकाई, ऊंचाई और चौड़ाई होगी 2 वर्ग इकाई। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 32 वर्ग इकाई। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित सत्र 2024-25 अध्याय 10 घात और घातांक। तो घात और घातांक क्या होते हैं तो इसे हम समझ लेते हैं। तो लिखा हुआ है और 2 के ऊपर छोटे रूप में 3 लिखा हुआ है। तो 3 जो है ये कहलाता है घात या घातांक। इसे हम पढ़ेंगे 2 की घात 3। यहाँ पर 2 कहलाता है आधार और 3 कहलाता है घात या घातांक। और 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 को हम 3 बार लिखेंगे गुणा करते हुए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब हम इनका गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8। इस प्रकार से 2 की घात 3 का मान हुआ 8। घात या घातांक के कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 घातांक लिखे हुए हैं जिनके आधार समान हैं। तो ऐसी स्थिति में घातें इनकी आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे आधार 2 लिख लिया हमने तो घातें जुड़ जाएंगी जब बीच में गुणा का चिन्ह होगा। तो 2 की घात कितना हो गया? 5। इसी प्रकार से आप देखें यहाँ पे 2 की घात 3 भाग 2 की घात 2 है। तो ऐसी स्थिति में जब आधार समान होता है, बीच में भाग का चिन्ह है, तब घातें आपस में घट जाती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे आधार 2 और क्योंकि बीच में भाग का चिन्ह लगा है तो घात पहले वाले में से बाद वाले को घटा देंगे। तो 2 की घात 1 यानी कि 2। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 की घात 2 गुणा 4 की घात 3 है। तो यहाँ पे 4 की घात 2 का मतलब होता है 4 को 2 बार गुणा के रूप में लिखना। 4 की घात 3 का मतलब होगा 4 को 3 बार गुणा के रूप में लिखना। तो अब ये देखिए दोनों मिला के कितने हो गए? 4 5 बार लिखा हुआ है यहाँ, इसलिए इसका मान हुआ 4 की घात 5। नीचे भी आप देख के समझ सकते हैं इसी प्रकार x की घात 2 गुणा x की घात 4। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो x की घात कितना हो गया यहाँ पर? 6। नीचे आप देखें यहाँ भाग वाला है 5 की घात 7 भागित 5 की घात 3। तो 5 ये भाग के चिन्ह के पहले वाली संख्या अंश में आ जाएगी ऊपर की तरफ, नीचे वाली हर में आ जाएगी तो नीचे की तरफ। तो 7 बार 5 को लिखेंगे, 3 बार 5 को लिखेंगे। अब समान अंश और हर में समान संख्याएं हैं तो कट जाएंगी। तो 3 बार से ये 3 बार काट दिए, बचा क्या? 5 की घात 4। तो इसको हम इस तरीके से भी लिखा सकते हैं 7 में से 3 घटाया तो 4। 7 की घात 2 और पूरे की घात 3 लिखा हुआ, मतलब 7 की घात 2 को हमें 3 बार लिखना है। देखिए 1 2 और ये 3 बार लिख लिया है। अब हम जानते हैं आधार समान है तो घात और बीच में गुणा का चिन्ह है तो घात जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 2 धन 2 धन 2 यानी कि 7 की घात 6। या आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं जैसे घात की घात होती है तो इन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। 2 तिया 6 यानी इसका मान होगा 7 की घात 6। 3 तिया 9 तो 1 की घात 9, ये आंसर निकल जाएगा।
जब आधार अलग अलग हो लेकिन घातें समान हो, तो ऐसी स्थिति में देखिए 5 की घात 2 का मतलब होता है 5 का 2 बार गुणा, 7 की घात 2 का मतलब 7 को 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे। तो इनका हम गुणा कर लेंगे, यानी 7 पंजे 35, 35 की घात 2। यहाँ पर घातांकों के कुछ नियम दिए हुए हैं जिन्हें आप ध्यान से समझ के याद कर लें। अगर आप इन नियमों को पढ़ लेते हैं तो इन सवालों को हल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, बीच में गुणा का चिन्ह है तो ये घातें जुड़ जाती हैं। अगर भाग का चिन्ह है तो घातें घट जाएंगी। अगर किसी संख्या की घात है और पूरे की घात लगी हुई है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। आधार जो हैं अलग अलग हैं, घातें समान हैं तो पूरे की घात वही आ जाती है। इसी प्रकार से भाग में किसी भी आधार की घात अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा होता है 1। अगर घात ऋणात्मक है तो बटे में जाके धनात्मक हो जाती है और धनात्मक है तो बटे में जाके ऋणात्मक हो जाएगी। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर छांटकर लिखिए और गोले को भरिए। किसी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a की घात ऋण m का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं घात ऋणात्मक यानी 1 के बटे में m आएगा, इसका मान 1 बटे a की घात m होगा। x कोई शून्येतर पूर्णांक है और m n कोई पूर्णांक है तो x की घात m गुणा x की घात n का मान क्या होगा? तो आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, इसलिए घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो मान होगा x की घात m धन n। 1 की घात 0 धन 2 की घात 0 धन 3 की घात 0 और पूरे की घात 0 का मान क्या होगा? तो किसी भी संख्या की घात 0 का मान होता है 1। ये आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 और यहाँ पे भी 1 आएगा, 3 की घात 0 यानी कि 1। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम है। दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा? तो कुल द्रव्यमान हम निकाल लेंगे, दोनों का कुल यानी इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा संख्याओं को। तो हम जोड़ के इनका मान निकाला है 604.35 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम। किसी शून्येतर पूर्णांक x के लिए x की घात 5 भागित x की घात 13 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले आप समझ लें शून्येतर का मतलब यहाँ पर होता है जो 0 ना हो, यानी 0 नहीं हो, 0 को छोड़कर। तो भाग का चिन्ह है तो 5 घात से 5 घात कट जाएंगी तो नीचे बचेगा 1 बटे x की घात 8। मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में व्यक्त करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है जो भी संख्या दी गई है उसका मान 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दशमलव बिंदु को 7 और 8 के बीच में लाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर 1 के पीछे 6 शून्य वाली संख्या से हमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 6 स्थान हमें दाईं ओर खसकाना पड़ेगा दशमलव को। तो इस प्रकार से हम खसका लेंगे गुणा करके। इसमें 10 लाख से गुणा करा है, 10 लाख से नीचे भी भाग करा है, तो यहाँ 6 शून्य लगे हैं और जब इसको हम अंश में लेके आएंगे तो धन से घात ऋण हो जाएगा। दूसरा सवाल है 0.0000637। तो मानक रूप में अगर हमें बदलना है तो दशमलव बिंदु यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो इसके लिए कितने 5 स्थान खसकाना होगा दाईं ओर? तो 5 अंकों वाली आधार संख्या से गुणा और उसी से ही भाग भी करेंगे हम। तो जैसे ही गुणा होगा तो देखिए दशमलव बिंदु यहाँ आ गया है और ये संख्या को हम जब अंश में लेके जाएंगे तो ये ऋण का चिन्ह आ जाएगा इसमें। निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करो। तो जैसे ही कोष्टक खोलेंगे यहाँ पर 0 की घात 6 है, यानी 1 के पीछे 6 शून्य लगे हुए हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। आप ध्यान रखें यहाँ पर 2 शून्य के कारण 2 स्थान खसक जाएगा और इतने स्थान दाईं ओर आ जाएगा। इसी प्रकार 3 गुणा 10 की घात ऋण 8 है, यानी बटे में आएगी ये संख्या और 1 के पीछे 8 शून्य आ गए हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि बटे में यहाँ पर संख्या लिखी हुई है इसलिए यहाँ पे ऋण का चिन्ह आएगा।
मान ज्ञात कीजिए 3 की घात 0 धन 4 की घात ऋण 1 गुणा 2 की घात 2। तो यहाँ पर हम जानते हैं किसी भी संख्या की घात शून्य का मान 1 होता है। ऋणात्मक घात है इसलिए 1/4 करके हमने धनात्मक बना ली है। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया है। यहाँ पर इसको हल करने पर 5/4 आ रहा है। यहाँ पे 4/1 है, 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ बचा 5 जो कि है हमारा उत्तर। सरल कीजिए 2 की घात ऋण 3, इसे धनात्मक बनाएंगे तो 1/2 की घात 3 यानी कि इसका मान होगा 8 और ये धन बन के जाएगा तो 1/4 के रूप में आ जाएगा। यहाँ 2 की घात 6 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा करते हुए 64 आएगा हमारा मान। 8 चौक 32/64 तो गुणा करने पर आ रहा है 2048। घातांकीय नियमों का प्रयोग करते हुए हल करिए। तो यहाँ पर जैसे कोष्टक खुलेगा अंश और हर में देखिए घातें हटा दी हैं हमने कोष्टक की, तो अंश और हर में घातें आ गई हैं। यहाँ पर ऋण घात है इसलिए संख्या को हर में लेके जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगी। इसी प्रकार से इसे अंश में लेके जाएंगे तो धनात्मक घातें आ गई हैं। यहाँ पर भी 3 तिया 9 पचम 25 6 छंग 36 और नीचे 1 ही है इसलिए एलसीएम 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम इन तीनों के बीच में धन का चिन्ह है तो जोड़ लेंगे। 70/1 यानी कि 70 होगा उत्तर। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखिए। यहाँ पे क्योंकि ऋणात्मक घात है तो इसे धनात्मक में बदलेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। तो घात देखिए धनात्मक हो गई और संख्या पलट गई है। हम जानते हैं घात की घात होती है तो यहाँ पे गुणा हो जाता है। 2 दूना 4 घात हो गई है यहाँ पर। तो ये हम 3 की घात 4 ऋण 2 की घात 4 तो 4 बार लिख लिया है। दोनों को गुणा करा तो 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 81/16 है उत्तर। एक विशेष तारा पृथ्वी से 21.6 गुणा 10 की घात 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह निश्चित रखते हुए कि प्रकाश 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। ज्ञात कीजिए कि प्रकाश उस तारे से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमने लिख दी है, चाल कितनी है वो लिख दिया है। इसको हल करने पर आ रहा है 7.2 गुणा 10 की घात 10 सेकेंड। ये है उत्तर। ग्रह ए पृथ्वी से 8.35 गुणा 10 की घात 7 किलोमीटर की दूरी पर है तथा ग्रह बी पृथ्वी से 9.37 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है? तो यहाँ पर हम देखें 10 की घात 7 ज़्यादा है यानी बड़ा है 10 की घात 5 से। इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटी संख्या यानी ग्रह भी पृथ्वी के अधिक निकट है। m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार समान है तो घातें जो हैं यहाँ पे जुड़ रही हैं, लेकिन ये ऋणात्मक घात है इसलिए ये घट जाएगी। तो हम इसको हल करेंगे तो देखिए 5 की घात m धन 8 ऋण 2 बराबर 5 की घात 12। तो यहाँ m धन 6 बराबर 12। दोनों ओर के आधार समान है अतः घात समान होना चाहिए। आधार समान है इसलिए घातें भी बराबर होनी चाहिए। तो m धन 6 बराबर 2 पक्षांतरण कर दिया तो m का मान आ गया है 6। सरल कीजिए तो यहाँ पे हम इसको तोड़ के लिख लिया है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में और हल करने पर आ रहा है 625 t की घात 4 बटे 2। यह सारणी 5 रासायनिक तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान को प्रदर्शित करती है। इसका प्रयोग करते हुए आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सारणी को आप ध्यान से देखें। कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी है? तो हम देख पा रहे हैं 3.44 गुणा 10 की घात 25 बड़ा है 1.79 गुणा 10 की घात 25 से, अतः लेड सबसे भारी तत्व है। सिल्वर या टाइटेनियम में से कौन सा तत्व हल्का है? तो हम देख पा रहे हैं सारणी के अनुसार टाइटेनियम जो है वो हल्का तत्व है। तीसरा प्रश्न, सभी पांचों तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाने बढ़ते क्रम में।
तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, उससे भारी लिथियम, उससे भारी टाइटेनियम, टाइटेनियम से भारी सिल्वर और सबसे भारी है लेड। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है और तो आप मुझे कमेंट में शेयर करें, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन आपके साथ में समझाते हुए शेयर करूंगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए और भी बनाता रहूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।